गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के साथ सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर आप सबको, और उम्मीद करते हैं हमारे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रहे होंगे। तो हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिसमें सबसे पहले जानेंगे मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आजकल VPN की शरई हैसियत से मुताल्लिक जारी बहस की आखिर हकीकत है क्या। और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल मार्केट के मसाइल और ऑनलाइन बिजनेस के फ्यूचर के हवाले से, और साथ ही साथ पॉलिटिकल सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर को PTI का एहतजाज क्या रंग लाएगा, इस पर जिक्र करेंगे, तस्करा करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए UAE के वीज़े में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पाबंदी क्यों लगी है, क्या वजूहात है, क्या असरात है, इस पर भी आज तबसरा करेंगे। और आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्क के नामवर सियासतदान से, डॉक्टर फारूक सत्तार से, और उनसे जानेंगे कुछ मज़ेदार किस्से और कुछ अनकही। आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय हुकूमत अपने मुल्क में जारी नस्ली फसादात को रोकने में नाकाम क्यों हो गई है। इसके अलावा बदलते मौसम में सेहत के हवाले से कुछ टिप्स हैं जो कि आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में तलाक में बढ़ती शरह की वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या माशरे पर मुरतब हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो, और अगर कुछ मिस हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर हमारा सेगमेंट इंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ कॉमेंट कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो प्रोग्राम में हम फिर सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल, जो कि हमें बताती हैं नजफ राजा। तो नजफ, बताइए मौसम का हाल। बिल्कुल, आइए चलते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। पंजाब में स्मोक कम होने पर SOPs में नरमी कर दी गई है। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सूबा भर के तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। और मुल्क के दीगर शहरों में आज मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज्यादातर इलाकों में आज आसमान साफ और मौसम सर्द रहेगा। गिलगित की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 7 और कम से कम -1 रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, यहाँ भी आज दिन भर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में आज मतला साफ रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 10 डिग्री रहेगा। और अब बात करते हैं सवात की, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब की जानिब, जहां स्मोक कम होने पर SOPs में नरमी कर दी गई है। सूबे के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का जिक्र करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में कम से कम टेम्परेचर 11 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री रहेगा। और मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर पारा कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, DG खान और गिरदोनवा में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब शेयर करते हैं सुबह बलोचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर अजला में आज आसमान साफ रहेगा। खुज़ाइका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है
आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का। सुबह के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची का जिक्र करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहेगा। महकमा मौसम आते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम कश्मोर, सखर, लाड़काना और गिरदोनवा में धुंध पड़े रहने का इम्कान है। शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तो नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जान ली। प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ते हैं और एक इंतहाई अहम इशू पर बात करते हैं जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। VPN के हलाल और हराम से मुताल्लिक मुल्क में इस वक्त एक नई बहस जारी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फतवे पर सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है। उलमा और वफाकी वज़रा ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फतवे को मानने से ही इनकार कर दिया है। मौलाना तारिक जमील ने सवाल उठा दिया है कि VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल कैसे हलाल हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने काउंसिल के फतवे को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि VPN गैर शरई नहीं है, अवाम बेधड़क होकर इस्तेमाल करे। PTI ने मुल्क में कारोबार, IT कंपनियों और फ्री लांसर्स को 30 नवंबर तक VPN की रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी है और 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के इस्तेमाल के खिलाफ बताया जा रहा है कि सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले हमने देखा कि लाउड स्पीकर को हराम करार दिया गया। फिर वो भी दौर था जब TV आया और उसे गैर शरई करार दिया गया। फिर कैमरे को हराम कहा गया। जदीद दौर में दुनिया का मुकाबला करने की बजाय आखिर हम हर चीज़ के हलाल और हराम में पड़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ा अलमिया है। VPN गैर शरई कैसे है और इसे हराम करार देने की क्या वजूहात हैं और क्या अलामात है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन मौलाना रागिब नईमी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा कि VPN का इस्तेमाल अज़ खुद गैर शरई है या VPN के ज़रिए गैर इखलाकी मवाद देखना हराम है और नाजायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और सुनो न्यूज़ का कि इस अहम मसले के ऊपर जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक सोच और एक बेदारी पैदा हुई कि आखिर मसला क्या है और क्यों इस तरह की बात की जा रही है। जहाँ तक बात है मेरी स्टेटमेंट की, मेरी स्टेटमेंट को गलत कंसीव किया गया। जो उसकी पहली लाइन है वो ये है कि VPN का इस्तेमाल गैर शरई। देखिए, हराम की बात तो किसी जगह पर भी नहीं की गई। जिन मौलाना साहब का आपने हवाला दिया है कि उन्होंने इसको हराम के ज़ुमरे के अंदर लिया है, तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कहूँगा आप उस मेरी पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। कहीं पर भी VPN के लिए लफ्ज़ हराम नहीं है। शरई मामलात को हम भी गहराई के साथ समझते हैं और हमें भी पता है कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी हलाल है और कौन सी शरई है और कौन सी गैर शरई है। और फिर टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो अमूमी तौर पे इसका इस्तेमाल उसे शरई या गैर शरई के दायरे कार में लेकर आता है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये फ़ी नफ्सी ही शरई है या गैर शरई है। देखिए, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फ़ी नफ्सी ही इसके ऊपर किसी भी किस्म का हुक्म नहीं लगाया जाता। हुक्म हमेशा लगाया जाता है उसके इस्तेमाल के एतबार से जो ली गैरी ही है। तो यहाँ पे मैंने भी बहुत कैटेगोरिकली इसके इस्तेमाल के हवाले से बात की। असल मसला ये है, इसके दो पहलू हैं पूरे मसले के। अगर आप मुझे 2-4 मिनट की इजाज़त दें तो मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहूँगा। जी, ये बात है 28 मार्च 2023 की कि जब लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमे में बाकायदा तौर पे ये रूलिंग दी गई कि वज़ारत मज़हबी उमूर, वज़ारत इत्तलात, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और दीगर इदारे मिलकर एक वर्किंग रिलेशन ग्रुप कायम करें जो कि नेट पर मौजूद गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तजवीज़ करें और उसके ऊपर एक्ट पानो। इस मकसद के लिए पहला इजलास वज़ारत मज़हबी उमूर में मुनक़्क़द किया गया और उसके बाद फिर दूसरा इजलास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में उस वक़्त के चेयरमैन जनाब डॉक्टर किबला अय्याज़ साहिब की सरबराही में 30 मई 2023 को हुआ, जिसमें वज़ारत मज़हबी उमूर,
लॉ डिपार्टमेंट, वजारत इत्तलात, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामी ज़ाती कौंसल, FIA, PTA के स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बड़ी जामियात के नामवर स्कॉलर्स और मुख्तलिफ मदारिस के उलमा भी इसमें शामिल गुफ्तगू रहे और उन्होंने फिर 10 से ज़ायद मुख्तलिफ सिफारिशात और तजावीज़ इस पूरे मामले के बारे में पेश की, जिसे बादअज़ा कौंसल ने 6 और 7 जून 2023 के इजलास में अडॉप्ट कर लिया और अपना उस पर तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। और उस फैसले के अंदर एक शिक ये भी थी कि हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करे और ख़ास तौर पे तमाम VPNs को बंद करे। तो कौंसल का जो बुनियादी फ़ैसला 6 और 7 जून 2023 का है, वो तो तमाम VPNs के बंद करने का है। VPNs को बंद करने के हवाले से तो मेरी स्टेटमेंट में इस तरह बयान नहीं किया गया। मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अलामा साहब, ये क्लैरिफाई हो गया आपने जो स्टेटमेंट दी। लेकिन सर थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि फिर ये दोहरा मेयाद क्यों है? हम देखते हैं कि अगर एक जानिब ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, ठीक है, उस पर पाबंदी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो इवन आप देख लें PM साहब, मुख्तलिफ सूबों के जो CM हैं, अहम शख्सियात हैं, वो ट्विटर यूज़ करते हैं तो उन्हें VPN लगाना पड़ता है। तो फिर इस अमल को आप क्या कहेंगे? क्या ये गैर शरई है, शरई अमल है उनका? बड़ा अहम आपने सवाल उठाया है। देखिए, पहले तो हमें ये क्लैरिफाई करना है कि ट्विटर साबिका या X मौजूदा बैन है या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की सतह के ऊपर अदालतों के अंदर भी इस बात को दोहराया गया है कि ये बैन नहीं है। अच्छा, अब रह गया कि VPN के ज़रिए अगर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है क्या है। अब हुकूमत की तरफ से, बल्कि PTA की तरफ से जो पॉलिसी आ गई है कि आप किसी भी रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए से कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं, उसमें किसी किस्म का भी कोई हर्ज नहीं है। हमने तो बात की थी उस ख़ास पस मंज़र में जो कि 4 कैटेगरी के बारे में है, जिसमें सबसे ऊपर तौहीन मज़ाहिब के मामलात हैं, उसके बाद मुल्क की सालमियत के हवाले से, तीसरे नंबर के ऊपर गैर मुहज़्ज़ब, गैर अखलाकी साइट्स तक की रिसाई, और चौथे नंबर के ऊपर किरदार। तो अलामा साहब, ये आपको यकीन है इस बात का कि जो रजिस्टर्ड VPN होगा उस पर जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं वहाँ तक रसाई हासिल नहीं हो सकती? ये मुकम्मल तौर पर इसका जो है इदराक किया गया? जी, आपने फिर बड़ा अहम सवाल उठाया है। हम तो इसके शरई और गैर शरई पहलू के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए से भी ये तमाम काम जो 4 कैटेगरी में मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर ये किए जाएंगे तो उस VPN का भी इस्तेमाल गैर शरई होगा, यानी कानूनी VPN के ज़रिए से गैर शरई इस्तेमाल किया जा रहा होगा। एक्सेप्शंस मौजूद हैं जिसके लिए हमें VPN को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वो एक्सेप्शन है एजुकेशन पर्पस के लिए, वो एक्सेप्शन है इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वो एक्सेप्शन है कनेक्टिविटी और राब्ताकारी के लिए, जो कि पॉजिटिव अंदाज में हो। आप इसमें एक और चीज़ को भी ऐड अप कर सकते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर कोई मुस्बत तनकीद कर रहे हैं जिसके अंदर किरदार कुशी नहीं है, आप इसको भी VPN के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर नॉन रजिस्टर्ड VPN जो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, वो इसलिए किए जाते रहे कि उससे लोकेशन का पता ना लग सके, IP एड्रेस का पता ना लग सके, और आइडेंटिटी VPN के ज़रिए इस्तेमाल करने वाले की वो डिस्क्लोज ना हो सके। और अब ये देखिए कि अगर आप किसी और मीडियम को इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी छुप नहीं पाती है, लोकेट हो जाते हैं। तो अमूमी तौर पे ये सारे मौलाना साहब, आपने बड़े प्रिसाइसली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ज़रा बताइएगा, जब हम ये देखते हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में ये तासुर पाया जाता है कि हुकूमत इंटरनेट को कंट्रोल करना चाहती है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल VPN से मुतालिक फतवा देकर उन्होंने हुकूमत की सहूलत कारी की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्लामी ज़ाती कौंसिल का जो फ़ैसला है VPN को बंद करने का, ये आज का नहीं है। ये फ़ैसला एक ख़ास पस मंज़र में जिसमें तौहीन मज़ाहिब के मामलात हैं, उसके पस मंज़र में ये फ़ैसला तो 6 और 7 जून 2023 का है। इस फ़ैसले के हवाले से 6 और 7 जून 2023 के बाद भी बताया जाता रहा है। ये बुनियादी तौर पे
कुछ सवालात मौलाना साहब, VPN के लेकिन गैर यहाँ शरई मसला जो इस्तेमाल आता है के बारे में। ना सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हाईकोर्ट की भी डायरेक्शंस थी, आपने बताया, और उसके बाद ये फैसला हुआ, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर बड़े अहम सवालात उठ रहे हैं ना, कि जिस तरह से अब हुकूमत ने डेडलाइन दी है और फिर जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फतवा है, तो सर टाइमिंग को लेकर जो है वो ज़्यादा तनकीद हो रही है और ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि बैकलैश आ रहा है। देखिए, अब ये तो इत्तफाक कह लीजिए, मैं इसको उसरे इत्तफाक नहीं कहूँगा, ये सुए इत्तफाक है, क्योंकि इस सुए इत्तफाक की वजह से जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर हुई है, मैंने तो उसको मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन दे दे के मैं तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ अब क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सुए इत्तफाक कह लीजिए कि कोई इस तरह का मामला है। अदरवाइज़ अगर आप मेरी स्टेटमेंट को देखिए, उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब देखें ना, जो दीगर उलमा मकातिब फ़िक्र के और जो इवन सियासतदान है वो इसे बड़ा हसीन इत्तेफाक करार दे रहे हैं। अब आप देखें, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हम कौंसिल के फतवे को मानेंगे नहीं। उन्होंने अवाम को ये मशवरा भी दिया है कि वो बेधड़क होकर VPN इस्तेमाल करें। हुकूमती शख्सियात कौंसिल के फतवे को मानने के लिए आखिर आपको क्या लगता है, क्यों तैयार नहीं? अच्छा, ये देखिए, राना साहब के बयान ने तो इस बात को खुद क्लियर कर दिया कि इस स्टेटमेंट के पीछे हुकूमत का हाथ नहीं है। ये बात तो क्लियर राना साहब के बयान से होगी। अब राना साहब के बयान की दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जी हुकूमत वो लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि बेधड़क इस्तेमाल करें, तो अब लोगों के सामने, आमद नास के सामने। अच्छा, अलामा साहब थोड़ा सा यहाँ पर इख्तिलाफ की अगर आप इजाजत दें, राना साहब के मौकिफ को हम हुकूमत का मौकिफ नहीं समझ सकते। कोई फेस सेविंग भी तो हो सकती है ना, सियासतदान की अपनी भी होती है, जाती इनफरादी। नहीं, आप ऐसे फिर आप उसे मेरे ऊपर क्यों मंड रहे हैं, मेरे ऊपर आप क्यों डाल रहे हैं? आप फिर इसको, अगर वो कोई फेस सेविंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं फेस सेविंग कर सकता? आप करें, आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है हमारा। सियासतदान को कह रहे देखिए, आप सियासतदान को तो कह रहे हैं कि फेस सेविंग कर ले, और अगर मैं कोई चीज़ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप उसे फेस सेविंग की सर, हम तो हमदन गोश होके आपको सुन रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए। देखिए, राना साहब की बात पे अमल करते हुए आमतुन नास की मर्जी है वो बिला धड़क नॉन रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें, या फिर PTI की जो पॉलिसी 30 नवंबर तक की है उसके बाद वो अपने VPN को रजिस्टर कर ले। अब ये लोगों ने खुद सोचना है कि उन्होंने राना साहब की बात पे अमल करना है या PTI की बात। अच्छा मौलाना साहब, वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है तो मैं कंक्लूडिंग आपके रिमार्क्स ले लूंगा इस इशू पर। आपने क्लैरिफाई भी कर दिया, आपकी जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल रिकॉर्ड पर आ गई। ये बता दीजिएगा कि VPN बजाते खुद जो है ना वो गलत नहीं है। आप इत्तेफाक करते हैं कि इसका दुरुस्त और गलत इस्तेमाल जो है ना वो शरई और गैर शरई का मसला खड़ा करता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने भी बात इसके गैर शरई इस्तेमाल के बारे में की है और कैटेगोरिकली मैंने उन चीज़ों को जिक्र किया है जो मेरी स्टेटमेंट की लाइंस के ऊपर मौजूद है, और हमने इसे तो एक ख़ास पस मंज़र में जिक्र किया, और एक्सेप्शन भी मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं कि एक्सेप्शन किस तरीके से VPN के इस्तेमाल में मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। क्विकली ज़रा बताइएगा मौलाना साहब, मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि VPN जो है हराम है, तो फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी तो नाजायज़ हुआ। इस चीज़ को किस तरह एलैबोरेट करेंगे? देखिए, ये उनकी राय है, मुझे किसी की राय के साथ इत्तफाक करने का या इख्तिलाफ करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन हम किसी की राय देने के अमल को बुरा या भला नहीं कहेंगे। ठीक है, उनकी राय, वो अगर ऐसा समझते हैं या वो ऐसा ख्याल करते हैं, ठीक है, उनकी राय है। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बता दें कि कुछ मतलब रियासत आज़ादियाँ भी देती है आपको, वो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए, इस बात से तो हम भी इत्तफाक करते हैं। तो क्या इतनी कदगने लगाना आपको लगता है कि ठीक है? देखिए, हर रियासत और हर हुकूमत के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। आप ये मुझे बताइए कि क्या अमेरिका में टिकटॉक पे पाबंदी है, और टिकटॉक की उस पाबंदी, वो तो उनका एक चाइना के साथ मसला, इस वजह से पाबंदी है, कोई कंटेंट का इशू नहीं है उन्हें। मेरी बात जी नहीं, मेरी बात सुनिए ना। फिर अगर आप उसको एक ब्रॉडर इशू में देख रहे हैं जिसका ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स के साथ है, तो फिर आप उन चीज़ों को क्यों नहीं देखते जिसका ताल्लुक मजहब के साथ है? आप जियोपॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर चाइना के अंदर व्हाट्सएप की बजाय WeChat को इस्तेमाल किया जाता है, या गूगल को मुकम्मल तौर पे बैन है, या VPN वहाँ पे बैन है, रूस में बैन है, बेलारस में बैन है, इंडिया में VPN के ऊपर कानून साजी हुई है, UAE में नहीं है, तुर्की के अंदर नहीं है, बाकी एक ममालिक की फहरिस्त है।
तो जिन जिन ममालिक में VPN के ऊपर बैन है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे इजहार लेकिन माजरत के साथ मौलाना साहब, हम अपना जब मुवाजना करते हैं, हम जब कोई मिसाल देते हैं ना, हमारे सियासतदान भी तो इन ममालिक की नहीं देते, वो यूरोपीय ममालिक की मिसालें देते हैं कि वहाँ जैसा इंसाफ, वहाँ जैसी सहूलियात, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, इंसाफ एक अलग चीज़ है, सहूलियात एक अलग चीज़ है। आप अपने निज़ाम अदल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपका निज़ाम इंसाफ यूरोपीय ममालिक के निज़ाम इंसाफ के बराबर हो जाए। अब उस निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक क्या इजहार आज़ादी राय के साथ है? कतन नहीं है। निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक तो आपकी जुडिशरी के मामलात को बेहतर करने, आपके अदालती फैसलों का जल्द अज जल्द होने और जुडिशरी के अंदर जजेस के इंतखाब का बेहतर से बेहतर होने के अंदर है, और उसमें अकरबा परवरी के खात्मे के साथ है। अच्छा मौलाना साहब, ये फिर जो पाबंदियां हैं, मतलब मालूमात की जो रसाई है, उस पर भी हम देखते हैं कि बैन लग जाता है, लोग उसके लिए VPN यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी देख लें या वैसे अगर किसी को कुछ जानना है तो वो VPN का इस्तेमाल करते हैं कि चले उनकी मालूमात तक रसाई हो जाए, जो कि उन्हें वैसे मुयस्सर नहीं है। तो ये अमल तो ठीक है ना फिर, मतलब इसके लिए तो आपको इजाज़त होनी चाहिए ताकि आप जो चीज़ें हैं वो देख सकें। देखिए ब्रदर, मैंने कैटेगरिकली को आपके सामने रख दिया है। उस एक्सेप्शन के अंदर ये फॉल करता है तो बिल्कुल जायज़ है, क्लियर है। एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता तो आप इसको रहने दीजिए। आप देख लीजिए, कल ही PTA के चेयरमैन साहिब का बयान था कि गुज़श्ता इतवार में 2 करोड़ के करीब VPN के ज़रिए पोर्न साइट्स के ऊपर अटैचमेंट करने की कोशिश की गई है, उसे हिट किया गया है। कहाँ पे किया गया? पाकिस्तान ऐसे इस्लामी मुल्क में जहाँ पे मुसलमान बसते हैं। तो क्या ये अलार्मिंग नहीं है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए? क्या वालिदैन? बिल्कुल मौलाना साहब, ये अलार्मिंग है, हम एग्री करते हैं इस हद तक कि इस पर तो बैन होना चाहिए, लेकिन आज़ादी है, सारे राय भी कोई चीज़ है, और दीगर जो मालूमात तक रसाई है वो तो सबको पहुँचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपके कीमती वक्त का। सुनो पाकिस्तान में आप अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और बता रहे थे कि आपकी जो आपने उसको क्लैरिफाई किया कि आप असल में कहना क्या चाह रहे थे, आपका मौक़िफ़ क्या था, और वो हमने एज इट इज नाजरीन तक पहुंचाया। बिल्कुल, और नाजरीन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, सो टेक अ ब्रेक। नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे शोबे की जो पाकिस्तान में नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, और इसके ज़रिए लोग घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ये कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल ये एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये बता भी सकते हैं। और उस एक्सपर्ट तक जाने से पहले हम आपके साथ एक हालिया रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसमें बताया गया है कि फ्रीलांसिंग की जो सनत है पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की कर रही है, और हम टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं पूरी दुनिया में। ये जगह तो ये चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, इस पर भी हम डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि जो जिस पे अभी हमने अपने पहले सेगमेंट में बात की कि VPN का इस्तेमाल किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक शरई है, गैर शरई है। और हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कि अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, असबर अली। असबर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, थैंक यू वेरी मच। असबर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अभी चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल हमारे साथ मौजूद थे मौलाना राग़िब नईमी साहब। वो ये बता रहे थे कि जो VPNs है इसको इसलिए कंट्रोल किया जा रहा है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसा फहश मवाद है जिस तक रसाई को बैन किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए हम ये कर रहे हैं और ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप बताइएगा कि कौन से मकासद हैं, VPN कहाँ कहाँ यूज़ होता है जिसकी वजह से इतना क्रैकडाउन हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। और VPN की बात और इस तरह की स्टेटमेंट सुन के मेरी हंसी इसलिए निकल जाती है कि देखें VPN इस्तेमाल किस लिए होता है। पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वर्चुअल स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब ये है कि आप जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है IT से रिलेटेड है, वो किसी भी तरह से बाहर वाली चीज़ों से अफेक्ट ना हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि बैंक्स जो है, वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो VPN इस्तेमाल करता है। वो क्यों इस्तेमाल करता है? ताकि कोई बाहर से आकर आपके पैसों को उठाकर ले ना जाए और अफेक्ट ना हो जाए, साइबर अटैक ना हो कोई भी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। VPN उस ट्रैफिक को सिक्योर करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बाहर से अफेक्ट ना हो। और अगर आप ये मिसाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी हम ऐसी चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं जो कि आपकी एथिकली ठीक नहीं है, तो
इसकी मिसाल ऐसी ही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, ये पूरी दुनिया में होता है और सिर्फ इसलिए वीपीएन इस्तेमाल नहीं होता है, इसकी बहुत सारी और वजूहात भी है, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल में दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा असपर कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है, जैसे कि आपने एलैबोरेट किया, बेसिकली ये कहाँ चीज़ों के लिए और किस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको क्या लगता है एज ए एक्सपर्ट, एज ए डिजिटल एक्सपर्ट, कि इस तरह के पाबंदियाँ लगाना पाकिस्तान के अंदर और फिर उसको इस तरह का तासुर देना कि भाई ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इस तरह के मवाद को कंट्रोल कर सकें, और आप डिफरेंट शरई और गैर शरई का जो इशू क्रिएट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक मतलब गलत इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है अवाम पे और उनको उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक चीज तो मैंने आपको समझा दी कि वीपीएन का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है और किस चीज के लिए नहीं होता है। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने जैसे आपको एक बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल दिया, इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि वीपीएन को इस्तेमाल करती है। एक और टर्म आपने सुनी होगी फायरवॉल को इस्तेमाल करती हैं, ताकि इस इफेक्ट से जो बाहर वाला इम्पैक्ट है उसको सिक्योर किया जा सके, साइबर अटैक से सिक्योर किया जा सके। अब जब आप वीपीएन को बहाना लगाकर स्पीड को कंट्रोल करते हैं और स्पीड खराब होने का बहाना वीपीएन को लगाते हैं, तो देखेंगे तो वीपीएन की बात आज हुई है, पिछले कुछ महीनों से क्या हो रहा था, तब तो वीपीएन की कोई बात नहीं, तब कोई और जो है वो बहाना जो है वो चल रहा था। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इस चीज को एडमिट करना चाहिए, पाकिस्तान एक सिक्योर मैकेनिज्म लेकर आ रहा है, और अगर आप ओपनली एक्सेप्ट कर लें इस चीज को कि हम सिक्योर कर रहे हैं, हमसे नेटवर्क मैनेजमेंट नहीं होती है, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है बजाय ये कि आप ऐसी को टेक्निकल बात कर दें जो कि आम बंदा कंफ्यूज हो। जिस तरह आप मुझे बात कर रहे हैं कि जी इसकी वजह से जो है वो ये चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्पीड स्लो हो रही है। आप यकीन जाने इस स्लो होने की वजह से बिलियन ऑफ डॉलर का रोज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, पिछले 24 सालों से इस स्पीड स्लो होने से हमारी यूथ जो कि हम जी असपर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कम से कम जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्हें हुकूमत कोई सही सच्ची तसल्ली तो दे कि मामला है क्या, उन्हें पता तो हो कि कब तक उन्हें ये फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। ये बताइएगा, ये जो ऑनलाइन बिजनेस होता है या जो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि की जाती हैं फ्रीलांसर्स की जानिब से, उसके लिए क्या वीपीएन इंतहाई ज़रूरी है या उसके बिना भी ये काम चल सकता है? देखिए, जिस चीज दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक जिसके लिए वीपीएन की जरूरत नहीं है और एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए वीपीएन इंतहाई जरूरी है। वो कौन जिसके लिए इंतहाई जरूरी है तो मुझे बताएं वो कहाँ जाएंगे। और उसके लिए देखिए, प्रॉब्लम जब आता है ना, पहले सोल्यूशन दिया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर वो चाहते हैं कोई ऐसे वीपीएन को रजिस्टर करना जिसकी ट्रैफिक की कंट्रोल कर सके, तो पहले बता दें कि जी ये कंपनी जो वीपीएन इस्तेमाल करती हैं ये वाला वीपीएन इस्तेमाल करेंगे जो कि पीटीए की पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली ये अप्लाई होता है, तो फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम पहले आ गया, अब वो कहते हैं जी ये ना इस्तेमाल करो, ये ना इस्तेमाल करो, तो जो वीपीएन जिसकी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है वो क्या इस्तेमाल करें, उसका सोल्यूशन पहले देने की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया असफर, आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम हमारा जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। व्यूअर्स, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे मसले की जो कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया बना हुआ है। भारतीय रियासत मणिपुर में जारी फसादात मजहबी और नस्ली तनाज़ात की बदतरीन मिसाल बन गए हैं। मई 2023 से शुरू होने वाले ये फसादात अब तक कमोबेश 250 से जायद कीमती जाने ले चुके हैं और हजारों लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं। हुकूमत ने कर्फ्यू और इंटरनेट मअतली जैसे इकदाम के लिए किए हैं, लेकिन ये मसला ख़त्म होने की बजाय मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। इन फसादात के पीछे क्या अवामिल हैं और ये महज नस्ली और मजहबी तसादुम है या इसके पस पर्दा कुछ गहरे सियासी अज़ाइम भी कार फरमा हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली। आइए इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अली। ये बताइएगा कि मणिपुर के हालिया फसादात की बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या ये सिर्फ नस्ली तनाज़ात हैं या इसके पीछे कुछ ऐसे सियासी अवामिल भी शामिल है? ज़रा वजाहत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ लिसानी या नस्ली फसादात नहीं हैं, बल्कि ये एक सबूत है
वाज़े अंदाज में जो भारतीय एलीट और हुकूमत है उनकी तंग नज़री की पॉलिसी पर मबनी जो उनका तर्ज अमल है, जिसमें वो तमाम माइनॉरिटीज़, चाहे वो लोअर कास्ट हिंदूज़ हों, मुसलमान हों, सिख हों, दलित हों, ईसाई हों, उन सब के साथ जो है उनका एक इंतहाई तंग नज़री पर मबनी और नफ़रत पर मबनी उनका नज़रिया और तर्ज अमल है, जिस तरह आपने सियासी अवामिल की बात की, तो जो हुकूमत में जॉब्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, कोटा सिस्टम है, वो सब भी उसकी तर्जुमानी करता है। साथ ही साथ एक मुनज़्ज़म और जामिया हिकमत अमली के तहत भारत को अब जो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको एक हिंदू नज़रियाती रियासत वो बनाना चाहते हैं और सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ढोंग से वो अब निकलना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि उसी के तसलसल में पूरा एजुकेशन का करिकुलम चेंज किया जा रहा है, मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन 1000 साल पर मबनी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, ज़बान को चेंज किया जा रहा है, अपने आर्ट, कल्चर, मज़हब, हर चीज़ में तब्दीली लाई जा रही है। और उसमें हिंदुओं के अलावा हिंदू इंतहा पसंद सोच से हटके जो तमाम सोच है, तमाम लोग हैं, तमाम कंट्रीब्यूशंस हैं, उनको तारीख, करिकुलम, कानून और सियासी निज़ाम से भी अलग किया जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पर एक हिंदू रियासत बनाने एक जामिया और मुसलसल अमल है, जिसके असरात दाखिली सतह पे भी आप देख रहे हैं कि अक़लियतों के साथ जो फसादात होते हैं, उनकी नस्ल कुशी की जाती है, या फिर आप देखें कि सिखों के खिलाफ जो कत्लेआम की पॉलिसी है रॉ के ज़रिए से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया में, वो भी इसी का शाखसाना है। और दीगर ममालिक के अंदर जो दखल अंदाजी और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही है, वो इस पॉलिसी का तीसरा पहलू है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइएगा कि भारतीय हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जैसे कि कर्फ्यू, इंटरनेट बंदिश, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या ये चीज़ें मसला हल करने में मददगार साबित होंगी? जी बिल्कुल, ये साबित नहीं होंगी और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जुल्म और नफरत पर मबनी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा, लोगों के दिलों में और जहनों में इस रियासत के ऊपर एतमाद जो है मजीद कम होता जाएगा। और वो आज़ादी की जो तहरीकें हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो, चाहे खालिस्तान की हो, मणिपुर की हो, आसाम की हो, उनको तो इस तशद्दुद, नफरत और नस्ल कुशी से मजीद जिला मिलती है। वो तो उनका यकीन मजीद मजबूत हो जाता है कि उनका मुस्तकबिल, इज्जत, जान, माल जो है भारत माता में महफूज नहीं है, और आज़ादी जो है वो वाहिद हल है उनकी जान, माल और इज्जत के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इस अहम इशू पर रज़िया दे रहे थे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो 24 नवंबर के एहतजाज के लिए पीटीआई की तैयारियां जारी हैं। इस बार पीटीआई की हिकमत अमली में कुछ तब्दीली देखी जा रही है। पीटीआई की रवायती क़यादत गैर मौसर दिखाई दे रही है और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पीटीआई के होम ग्राउंड पेशावर में भरपूर मुतहर्रिक हैं। वो बानी पीटीआई का पैगाम ओहदेदारों और कारकुनों तक पहुँचा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी ने इजलास से खिताब किया। पार्टी क़यादत को बड़े सख्त अल्फाज में ये पैगाम भी दिया कि 24 तारीख की आखिरी और हतमी कॉल है और पूरे एहतजाजी अमल की वो अब खुद निगरानी करेंगी। अब फरमाइशी गिरफ्तारियों, पुलिस छापों और गायब होने से काम नहीं चलेगा। 24 नवंबर को वो करेंगे जो बाअसर होगा। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी वार्निंग दे दी है कि वो काम करें, वरना वजारत आला से हटा दिया जाएगा। पीटीआई के दीगर अरकान भी बुशरा बीबी के मुश्किल टास्क से शदीद परेशान हैं और कशमकश का शिकार हैं कि आखिर 10,000 बंदे किस तरह लाए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। एक तरफ तो कहते हैं कि पीटीआई का एहतजाज फ्लॉप शो है, मगर दूसरी जानिब पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और किसी भी किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज की भरपूर तैयारी कर रही है और बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक हैं। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को लाने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आपको लगता है कि इस बार पीटीआई
लाखों की तादाद में कारकुनान को निकाल पाएगी और अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो सकेगी? जहाँ तक लाखों की तादाद का ताल्लुक है तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है, और लाख हों, 2 लाख हों, 4 लाख हों, ये हर पार्टी खुद अपनी गिनती लोगों को बताती है। अहम बात यह है कि क्या इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं जो वाकई सियासी तौर पर अहमियत इख्तियार कर जाए और उनके मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू शनीद शुरू हो जाए या उनके मुतालबात माने जाए। माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इक़दाम, बड़े बड़े जलसे हुए या इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, उन पे मुतालबात नहीं माने गए, लेकिन बहुत छोटी सी एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर मुतालबात मान लिए गए। मिसाल के तौर पे 2014 का धरना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन के लिए दिया था, उसमें हाज़री को बहुत बड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोग मुसलसल डेरे डाल के बैठे हों। और एक मौका आया था कि जब ताहिरुल कादरी साहब चले गए थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनहा रह गई थी और बहुत थोड़े लोग उसके साथ धरने में शामिल थे जी। तो उस वक्त भी जब धरना जारी रहा तो आखिरकार इमरान खान साहब का ये मुतालबा मान लिया गया कि इलेक्शन की 2013 के इलेक्शन की छानबीन के लिए एक अलग से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और फिर उस जुडिशल कमीशन की जो भी रिपोर्ट थी वो सबके सामने आ गई। तो मुतालबा उस वक्त मान लिया गया, तो उसमें तो लोग ज़्यादा नहीं थे, तो लिहाजा ये कहना कि लोग बहुत ज़्यादा हों तो मुतालबा माना जाएगा। अहम बात यह है कि मुतालबा जायज़ है या नहीं। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, और उसके जो बानी चेयरमैन हैं वो जेल में है और उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो कब निकलेंगे। हालांकि कानूनी तौर पर उन्हें अब जेल में रखना बहुत मुश्किल हो चुका है। उनके ऊपर तमाम मुकदमात जो बनाए गए हैं उनका इस्तग़ासा, यानी उनका जो एक फरीक है वो खुद हुकूमत है। तो हाँ। ऐसी सूरत में एहतजाज के सिवा कोई चारा बज़ाहिर इस वक्त तहरीक इंसाफ को नज़र नहीं आ रहा। फिर इसके साथ साथ जो हमने अदालतों में तब्दीलियाँ की हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि अलहदगी इख्तियारात का जो बुनियाद थी, अलहदगी इख्तियारात जो हमारे दस्तूर की, उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इसीलिए धरने या एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया है। तो इसमें अगर कुछ लोग, यानी लोगों की ऐसी तादाद जो सियासी तौर पर एक मुतालबा कर रहे हों और वो तादाद जिसको बड़ी कहा जा सके, तो वो काफ़ी होगी। इसमें बंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है, और तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड ये है कि वो आम तौर पर बंदे दीगर जमातों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ठीक हबीब साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। हमें ये भी बताइए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने सियासी जलसों में जहाद के नारे लगा रहे हैं, इस हवाले से वीडियो भी वायरल हो रही है। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने एहतजाज को मजहबी टच देने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है आपको? ये सारे जो नारे होते हैं इस तरह के, वो कारकुनों को जोश में लाने के लिए लगाए जाते हैं। आप पाकिस्तान के हर सियासी जलसे में आपको अंदाज़ा है कि नारा तकबीर लगता है, और नारा तकबीर खालिस्तान मुसलमानों का एक नारा है। तो क्या उस नारा तकबीर लगाने से कोई जमात बाकायदा इसको मजहबी रंग देना चाहती है? ऐसा तो नहीं होता। तो जो इस तरह की जमातें, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस तरह के नारे लगाया करती हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो बेशतर लोग हैं उनके जहन में जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली इस्तिलाहात हैं वो एक ख़ास किस्म का असर बर्पा करती हैं। उसको ज़रूरी नहीं का उसको ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इसके नतीजे में कोई वाकई कोई जंग छेड़ी जा रही है। जिहाद के बारे में बहुत सारे नुक्ताए नज़र हैं, और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे करती है तो वो कहती है कि जनाब हम तो जिहाद पे निकल रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल अब इसको कुछ इसके सियासी मुखालिफिन अलग रंग देना चाहते हैं तो ज़ाहिर है ये उनका हक़ बनता है। लेकिन ऐसी कोई बात मैंने पहली दफ़ा नहीं सुनी। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जलसों में, उनके इजलास में इस तरह की बातें सुनने में आती रही हैं। तब अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई सियासी मामलात सियासी जमातों के साथ हल करने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं है? वो हमेशा इदारों को ही क्यों सियासत में घसीटना चाहते हैं? इस बात से कतई नज़र के कौन किस तैयार है, जब भी सियासी मुज़ाकरात हों तो इसमें यह देखना पड़ता है कि किसके पास इख्तियार है। ज़ाहिर है अगर किसी के पास इख्तियार ही नहीं होगा तो उसके साथ मुज़ाकरात बेमानी होंगे, या उसको मुज़ाकरात में ला के या उसके साथ मुज़ाकरात में बैठ के उसकी लेजिटिमेसी में इजाफ़ा करने के मुतरादिफ होगा। मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त है, यानी ये PDM2 की हुकूमत इसे कह लें, इसको मुस्लिम लीग नून या
एक पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुश्तरका हुकूमत कह लें, किसी नए इत्तेहाद की हुकूमत कह लें। अहम बात यह है कि इस हुकूमत के जो बेशतर कारपरदाजान हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग पाकिस्तान के इलेक्शन पर नज़र रखते हैं उनकी राय भी इसी तरह की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची से इलेक्शन एक मशकूक इलेक्शन के ज़रिए आई हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो नशिस्तें हैं उनका अक्सर हिस्सा मशकूक है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाज़ जगह कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास भी ऐसी नशिस्तें मौजूद हैं जो मशकूक हैं। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल अलायंस का जो मैंडेट है वही मशकूक हो तो उसकी हैसियत का तयन करना मुश्किल हो जाता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो एक इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस इलेक्शन को जाली कहती है उसी इलेक्शन के नतीजे में आए हुए लोगों को अपने बराबर का फ़रीक समझ के उनके साथ मुज़ाकरात करे, तो ये पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करे या ना करे, लेकिन जो पॉलिटिकल जो इस वक्त आज़ाद नज़र आ रहे हैं हुकूमत में, उनसे तो मुज़ाकरात करना कोई सूदमंद दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ठीक नहीं है। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज की नाकामी के लिए खासी पुरुम्मीद है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए कोई चैलेंज ही नहीं। क्या वाकई पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं, इसलिए हुकूमत इतना ईजी ले रही है? जब तक एहतजाज हो ना जाए उस वक्त तक हुकूमत का बयानिया यही रहता है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज होता है तो साथ ही कुछ बताना शुरू कर देते हैं कि देखें जी ये तो सिर्फ 400 लोग थे, 500 लोग थे, या ये उससे पहले अगर आएँ तो कहा जाता है कि ये आएंगे नहीं, ये इनसे लोग नहीं इकट्ठे होंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं है। ये बात सारी हुकूमतें करती हैं और एहतजाज से पहले शायद उन्हें ऐसा ही करना चाहिए सियासी तौर पर। तो इस वक्त जो हुकूमत ये कर रही है तो उसको भी इसी पैराए में ले लिया जाना चाहिए। जब एहतजाज होता है तो फिर कोई सूरत हाल और होती है। अगर वाकई हुकूमत को ये ख्याल है कि ये एहतजाज कोई अहम नहीं होगा तो फिर बेहतर होगा कि रास्ते में कोई कंटेनर ना लगाए जाएँ, रास्ते रोकने की कोशिश ना की जाए। फिर अगर एक छोटा मोटा एहतजाज है तो उसको बर्दाश्त कर लिया जाए। हबीब अकरम, ये भी बताइएगा कि IMF से मुज़ाकरात के बाद वफाकी हुकूमत ने माशी रोड मैप तैयार कर लिया है और वज़ीर आज़म जल्द इसका ऐलान करने जा रहे हैं। हुकूमत का नया माशी रोड मैप क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? और इस माशी रोड मैप में अवाम को कोई रिलीफ हासिल होगा? ये एक गैर हकीकी बात है कि पाकिस्तान का कोई भी रियासती शख्स या हुकूमती शख्स उठ के ये कहे कि हम एक नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं और उसको सामने ला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में हैं। IMF का जो तय करदा रोड मैप है वो लिखा हुआ मौजूद है, सबके सामने है। तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म का ये कहना कि मैं कोई अलग से रोड मैप लेके आऊँगा जिसका ऐलान करूँगा और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की की शारा पे दौड़ना शुरू कर देगा, तो ये कुछ गैर हकीकी सी बात लगती है। जो कुछ भी फ़ाइन ट्यूनिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ही हो सकती है। तो इसलिए जो हुकूमत का नया रोड मैप, पुराना रोड मैप, ये ऐसी बातें हैं कि जो ज़ाहिर है इसलिए अहम है कि हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं, बसूरत दीगर अमली तौर पर इनकी कोई हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब, आप अपना सियासी सूरत हाल पर एनालिसिस दे रहे थे। तो इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, सो स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। आप अक्सर इनको टेलीविजन पर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में देखते हैं और सियासत पर इनके तबसरे और तज़िये भी सुनते हैं, मगर आज हम डॉक्टर साहब से कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, इनसे ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ पहलू उजागर करने की कोशिश करेंगे। और वो ऐसे होंगे जो इससे पहले आप नहीं जानते थे और वो आज के सेशन में हम आपके सामने लाएंगे। वैसे तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर उनकी हम जिंदगी का मुख्तसर जायज़ा लें तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब 9 अप्रैल 1959 में कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी कराची से ही हासिल की। 1978 में ज़माना तालिब इल्मी में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। इसी दौरान जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम मुकम्मल की। 1986 में बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हिस्सा बने और फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। महज 1 साल बाद ही उन्हें 1987 में 28 साल की उम्र में न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के कम उम्र तरीन मेयर कराची मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ। फारूक सत्तार पहली मरतबा 1988 में सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए
और 1993 में कराची के अवाम ने ना सिर्फ भरपूर एतमाद का इजहार किया बल्कि पहले कौमी असम्बली और उन्हें फिर सिंध असम्बली में भी पहुंचाया और जहां उन्होंने ऑपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां भी अदा की। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अब तक 2 मरतबा सूबाई असम्बली और 6 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो सिंध और वफाकी हुकूमत में अहम वजारतों के साथ साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के चेयरमैन के तौर पर भी अपने खदमात अंजाम दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में जैसे पाकिस्तान के एक पाकिस्तान का आम शहरी है, मेरे ख्याल में मैं और आप उससे मुख्तलिफ नहीं है और मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। यानी आप भी उनकी तरह और हम भी उनकी तरह रंजीदा ही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि आपने मेडिकल की तालीम हासिल कहाँ से की। ये बताइएगा क्या अब मेडिकल के शोबे से डॉक्टरी से आप मुतमईन नहीं थे कि सियासत में आने का शौक आपको पैदा हो गया? देखिए एक मेरे ख्याल में मेरी एक नेचर में ये बात शायद थी कि कोई किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पुश किया सियासत में आने के लिए, और वो बिल्कुल कोई ये मुझे नहीं मालूम था कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, ये पूरी ज़िंदगी वफ़ करनी पड़ेगी। कोटा सिस्टम था ना सिंध में। मेरे ख्याल पाकिस्तान के किसी सूबे में इंतज़ामी तौर पर तकसीम नहीं है कि एक दही इलाका हो सूबे का दूसरा शहरी, तो दही और शहरी सिंध की तकसीम और तालीमी इदारों में मेरिट का कत्ल और कम नंबर पर जो लोग हों उन्हें दाखिला मिल जाए प्रोफेशनल कॉलेजेस में, और जो अच्छे नंबर हो, अच्छे ग्रेड और अच्छी मेरिट पर हो उन्हें ना मिले, तो मेरे ख्याल में उसमें मुझे खुद तगोदो करनी पड़ी, खुद मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। तो उसकी वजह से मेरी ये फीलिंग थी। और उसी वक्त ये APMSO बनी थी जो उस वक्त के तलबा और तालबात की आवाज़ थी कि जो लोगों की नफ्स पर जैसे कि हाथ रख दिया हो, और जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो APMSO उस वक्त लोगों के लिए इतना बड़ा शेल्टर और सहारा थी कि जिसने उनके इस बुनियादी इस मसले को उठाया। तो जाहिर है कि मैं भी मुझे दाखिले में मुश्किल हुई। 1 नंबर से कराची में दाखिला नहीं बल्कि 1 नंबर से दाखिला रह गया मेडिकल कॉलेज में। 10 पर्चे साथ दिए तो फिर उस साल 1 नंबर से कराची में रह गया, फिर लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों में दाखिला मिला। क्या बात है। जब वहाँ पर गए तो उस वक्त कौम परस्ती उरूज पर थी, तो वहाँ पर आटे दाल का भाव पता चला। जब फर्स्ट ईयर फूल के नाम पे जो ऐसे तालिब इल्म जो कि कराची से आते थे या जिनका ताल्लुक खालिसतन अंदरून सिंध से नहीं होता था, तो उनके बड़ी मिजाज पुरसी होती थी फर्स्ट ईयर फूल के नाम पे, यानी रैगिंग होती थी। और फारूक साहब ये तो तालीमी आपने करियर हमारे साथ शेयर कर लिया ना। सियासतदानों की तो वैसे ही ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है, कभी उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है जलसों के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। हमें ज़रा ये बताइए कि घर वालों के लिए कैसे टाइम मैनेज करते हैं, और जब उनके साथ मौजूद होते हैं तो क्या कुकिंग वगैरह करते हैं, कुछ बना के उनको देते हैं स्पेशल? अब मेरे ख्याल में देखिए, मुझे बातें बनाने के अलावा सियासत में जो सियासत के दाव पेच है उसके अलावा तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, कभी कोई बहुत हंगामी हालात हों तो ये कि एक अंडा ज़रूर बना सकता हूँ, चाहे वो स्क्रैम्बल हो, चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो हाफ फ्राई हो, या फिर ये कि उसके साथ चाय या कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें, और बाकी डबल से काम चल जाता है। डॉक्टर साहब ये तो सारी स्मार्ट रहने वाली ग़िज़ाएं हैं, तो मुझे लगता है आपकी जो स्मार्टनेस है ना, जो हम हमेशा से देख रहे हैं उसी तरह मेंटेन है, उसका राज यही है पीछे। हाँ देखिए, उसके सबसे बड़ा राज है कि आई ईट लेस, मैं कम खाता हूँ, स्लीप लेस, मैं कम सोता हूँ। हाँ मैं ज़्यादा बोलता हूँ, तो मेरे ख्याल में मेरी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, लोग भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपके बोलने का हुनर है, ये आपकी शादी के वक्त भी काम आया? मतलब आपकी लव मैरिज हुई और अरेंज बाद में, या फिर पहले लव हुआ और बाद में अरेंज, क्या मामला था? देखिए वो तो शुरू में पहली मरतबा तो ये बात नाकाम हो गई ना, कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। आखिर इस बीमारी दिल ने, या हाय इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो पहली मरतबा तो अफशा ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जब वो कॉलेज आई थी, और अपने
अपने नाना से मिलने आई थी और नाना उनके प्रिंसिपल थे ओह, और मुझे से टकराई क्या बात और कहने लगी ऑफिस। तो डॉक्टर साहब आप तो यानी कि शुरू से ही फिर खतरों के खिलाड़ी हैं, मतलब आपको पता है प्रिंसिपल है नाना। देखिए मुझे प्रिंसिपल के पास ले जाना था, मैंने कहा कि नहीं मैं ये क्यों बताऊं कि वो सेकंड फ्लोर पे हैं, कहाँ बैठते हैं। मैंने कहा मैं ले चलता हूं, तो मैं उन्हें खुद प्रिंसिपल के ऑफिस ले गया। मेरे प्रिंसिपल उसके नाना थे। खैर वो बात हो गई, फिर उनकी वालदा को ज़रा सा फील हुआ तो उन्हें कुछ इलाज मालजे में गाइडेंस चाहिए थी, तो वो बेचारी मुझसे राब्ते में रहीं। मैंने उन्हें कॉलेज की कैंटीन से बन कबाब खिलाया, मैंने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, वो मेरे लिए बिहारी कबाब लाई उस वक्त। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मैंने कहा कि भाई यहाँ, लेकिन फिर मुझे पता बड़ा गलत दिया उन लोगों ने। अच्छा। और मैं ढूंढता ही रहा, वो मिले नहीं। फिर उसके बाद जब मैं मेयरशिप हो गई, जब मैं मेयर इलेक्ट हो गया, तो एक दिन सुबह फ़ोन आते, मेरे वालिद कहते हैं भाई किसी का फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन के पता चला कि मुझसे पूछा उस किसी ने कि भाई आपने पहचाना। मैंने कहा अफशत। ये 4 साल बाद हुआ था। अच्छा, जब वाह, पानी की वाह, वाह। बंदिश ये तो लव हुई, स्टोरी यानी है, आपने तो मुझे कंप्लीट लव देखा, स्टोरी। आवाज से पहचान लिया 4 साल बाद। तो उनकी वालदा ने कहा कि भाई इससे फ़ोन करो भाई, वो तो वही लड़का है जिसने हमारा बड़ा ख्याल किया था। तो वो ब्रुक बॉन्ड में काम करती थी, सारी सखियाँ जो हैं उसकी फ्रेंड्स थी, उनका भी करो क्यों नहीं, मेयर है, करो अच्छी बात है। तो किया, तो मैंने तो पहचान लिया था। मतलब देखिए फिर खिदमत उसके बाद हल्क मैंने कहा, आपने भाई की देखो, डॉक्टर अब मैं साहब, ये- और आपको उसके एवज में मोहब्बत मिली, सच्ची मोहब्बत। क्या बात है। अच्छा बताइएगा फारूक साहब, तफरी के लिए क्या पसंद करते हैं? मौसीकी पसंद है, ड्रामा या मूवी, क्या अच्छा क्या लगता ऐसा है आपको? करते हैं जब आप उकता जाते हैं, मतलब हाँ। सियासी सरगर्मियों से अपने? देखिए मौसीकी रूह की ग़िज़ा, इसमें कोई शक नहीं। आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और मैं गज़लें सुनता हूँ, कुछ पुराने गाने सुन लेता हूँ, अंग्रेज़ी म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ ज़रा, जो हमारे कॉलेज लाइफ के ज़माने में थी। नए गाने भी ज़रा कम, लेकिन हाँ तो म्यूज़िक, गज़लें और कुछ शायद कभी किताबें, किसी शायर की किताब पढ़ ली। कुछ अच्छा, गुनगुनाना प्रोग्राम में आजकल चाहेंगे मैं ज़रा डॉक्टर रात साहब? को कुछ गुनगुना के सुनाना चाहेंगे? मेरे ख्याल में मैं ये करता हूँ कि ये गज़ल है, हमारा दिन बन अच्छा, जाएगा। देखें अहमद फराज की। सुबह जी जी जरूर। भैया अब के तशदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। क्या बात। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। ओहो हो। आखिर आखिर अब तो ये आलम है कि होश ही नहीं, रगे मीना सुलग उठी के रगे जाना जाना। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए औरा के परेशान जाना। ये कॉलेज लाइफ में हम लोग बहुत सुनते थे, पढ़ते थे, क्या बात है। मुशायरे होते थे, बहुत खूब। तो उसमें हम जाते थे। तो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो शायरी आपको याद होना, और फिर अब मौके की मुनासबत से आप जो शायरी करते हैं ना, फिल्मबदी जो आपके जुमले होते हैं, शायरी होती है, इसको बड़ा लोगों ने पसंद किया है। इसकी क्या वजह कि मेरा ख्याल है आपको एक तो अजबर तो है ही, लेकिन मौके की मुनासबत से शेर याद आ जाना ये बड़ी बात है। देखिए मेरे ख्याल में जब आपने अच्छा खासा मुताला किया हो और आपको अशार याद आ जाते हों, याद रहते हों, तो स्कूल लाइफ से जब बैतबाजी के मुकाबले होने लगे तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं शायद इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। मुझे फिर इनाम इकराम भी मिले या बड़ी हौसला अफजाई मिली, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर या पोजीशन आती थी। बैतबाजी के मुकाबलों में हम अच्छा करते थे। और उसके बाद फिर उर्दू जो है उस पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ कमांड है, तो कॉलेज लाइफ में भी सारी चीज़ें काम आई। फिर उसके बाद फिर प्रोफेशनल कॉलेज में भी, और मेरे ख्याल में बस फिर मौके की मुनासबत से सारी चीज़ें होने लगी। थोड़ी बहुत आपकी विट भी काम आती है, जब आप एक्सटेम्पोर कोई बात कर सकते हो, आप फौरी कोई किसी बात का जवाब दे सकते हो, तो ये सारी बातें फिर काम आती चली गई। पर्सनल लाइफ में भी काम आई और सियासी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें। बिल्कुल, यानी ये बैतबाजी के मुकाबले और ये से सारे जो कॉम्पिटिशन्स थे ना, ये काम आए हैं डॉक्टर साहब के आगे चल के। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली आज आप कामयाब हैं अपने करियर में, और आपने एक स्ट्रगल देखी है सियासत में, लोगों के लिए काम किया और इतनी दफ़ा आप इलेक्ट भी हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, जब आप कामयाबी के सफ़र पे होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट एक लाइफ में आता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने ये करियर क्यों चूज़ किया, मैं क्यों यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे शायद ये फील्ड सूट नहीं करी। ऐसा कभी मौका आया था? मेरे ख्याल में सिर्फ इस वजह से शायद थोड़ा रिग्रेट होता हो
कि मेरी नेचर, मेरे वालदैन की तरबियत, उन्होंने जो नसीहतें हमेशा की, उसमें मैं किसी हैंकी पैंकी की तरफ नहीं गया, करप्शन की तरफ, बदउनवानी हो। और मैं आज भी 40 साल हो गए मुझे एपी में से लेकर यहाँ तक, मैं उसी घर में रहता हूँ जो मेरे वालिद साहब का घर है, जिसमें मेरी 3 बहनों का शेयर है। और मैं कोई डिफेंस क्लिफ्टन नहीं गया, बड़ी मॉडेस्ट नेबरहुड है ये मेरा, दरमियाना तबके का। तो मेरे ख्याल में पीआईबी कॉलोनी में रहता हूँ और लोगों को हैरत होती है कि भाई बहुत सारे पॉलिटिशियन, इवन बहुत सारे मेरी पार्टी में भी है लोग, मेरे साथी, जो शायद अपने आबाई मोहल्ले इलाके से डिफेंस गए या क्लिफ्टन गए या PCHS या नॉर्थ नाज़िमाबाद, लेकिन मेरे ख्याल में मैं वहीं पर हूँ। तो ये लोगों को ज़रा इस बात पे समझ आती है। तो इसमें कभी कभी ज़ाहिर है कि वसाइल की तंगी, पैसों की तंगी, और इस वक्त तो जो है लोगों के जो माशी हालात है उसमें जब लोग कोई सवाल करें और आपसे कोई छोटी सी इमदाद की बात करें, उसमें फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़े, फिर अपने दोस्तों की मदद से कोई चैरिटी पूल बनाना पड़े और उसको फिर मैनेज करना पड़े, क्या बात, तो उसमें थोड़ा फील होता है कि डॉक्टर होते तो अच्छे खासे नोट छापते। मैंने तो प्लास्टिक सर्जरी में प्रैक्टिस भी की थी, और वहाँ नोट छापते तो शायद लोगों को इतना महसूस ना होता। यहाँ तो नोट छापने का सीधा जी, यहाँ पे तो वो जो तरीका है आप उससे कोसों दूर हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि मुल्की सियासत में कोई ऐसा है जो कि फारूक सत्तार साहब का रोल मॉडल है, और क्यों है, क्या वजह है इस बात की? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए बहुत से, हर पार्टी में बहुत बेहतर और बहुत अच्छे लोग भी हैं, और जाहिर है कि बहुत सारे वो लोग भी जो स्टेटस को रखना चाहते हैं। मैं देखें अच्छे या बुरे से ज़्यादा इस बात को कंपेयर करता हूँ कि कौन ये समझता है कि अब इस मुल्क को एक फंक्शनल पॉलिटिकल और स्ट्रॉन्ग और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना चाहिए, यानी जिसमें आम आदमी की भी शमूलियत हो, शिरकत हो। सिर्फ इलेक्शन तक उसका वोट डालना उसका राइट ना हो, बल्कि इलेक्शन से पहले जो उम्मीदवारों का चुनाव है उसमें भी वर्कर्स की सह होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए, और ज़्यादा वर्कर्स को उम्मीदवार बनाना चाहिए, ज़्यादा मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए, ज़्यादा हमारी बेटियों को हमें मौका देना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, और डायरेक्ट इलेक्शन के लिए उन्हें लाना चाहिए। हम उन्हें रिजर्व सीट पे महदूद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में, और फिर पार्टी के स्ट्रक्चर्स में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनों को जो है वो हमें ज्यादा मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, यही वो तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी गेम है जो हम अपने हर प्रोफाइल गेस्ट के साथ प्ले करते हैं, और वो ये है कि हम एक नाम लेंगे पर्सनालिटी का, आपने उनको कोई मशवरा देना है मजेदार किस्म का। सबसे पहला नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे या कोई वन लाइनर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में बरह रास्त पॉलिटिक्स से तो वो थोड़े से वैसे ही आउट हैं। तो मेरे ख्याल में बस वो बच्चों की सरपरस्ती करें और नौजवानों को मौका दें। सिर्फ मरियम नवाज जो कि रिलेटिवली कम उम्र हैं उन पर बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस होने चाहिए, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नुमाइंदे, वो भी 35 साल और उससे कम उम्र के अगले इंतखाबात में अगर ज़्यादा होंगे तो लोग बहुत सारी गलतियां जो हम सब करते हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की होगी, मेरे ख्याल में लोग उन्हें भुलाने के लिए तैयार होंगे, और ये उनका इक़दाम बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला नाम है आसिफ अली जरदारी साहब का। अब बस मैं समझता हूँ कि सबके रिटायरमेंट का वक्त है, और सियासत को अब खैर बात कहकर नए लोगों को आगे लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सब ने पॉलिटिक्स कर ली, और स्टेटस को की वजह भी यही हो सकती है कि शायद जो 60+ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की ना जी, या 70+, अगर आप देखें सारी बड़ी जमातों के जो चीदा रहनुमा है वो 70+ है ज़्यादातर, और या 60+ है। तो मेरे ख्याल में अब 70+ को और 60+ को मिलके 40 और 50+ को मौका देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वन लाइनर मशवरा। मेरे ख्याल में इन सब के लिए बशमूल मेरे भी, हम सब के लिए मशवरा होना चाहिए कि पॉलिटिक्स नीड फ्रेश ब्लड। डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो तजुर्बा है ना मुल्क कौम को, आपके हल्के की आवाम को उसकी जरूरत है। आप जवानों की बात करें, चले फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कोई मशवरा या नसीहत, वन लाइनर, इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्हें भी ये कहूँगा कि वो सिर्फ अकेले काफ़ी नहीं है, उनकी उम्र के, उनसे बहुत छोटी उम्र के
हमें बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में चाहिए आगे, PMLN में चाहिए, JUI में चाहिए, PTI में चाहिए। देखिए PTI ने भी गो के नौजवानों की बात बहुत की, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक उनकी इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट या कारकुन होने की हद तक, लेकिन नुमाइंदगी के लेवल पे उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने उनका जिक्र किया बानी PTI का, आप उनके इत्तेहादी भी रहे हैं आपकी जमात, तो फिर इस वक्त वो मुश्किल में है, तो कोई मुखलिसाना मशवरा ही दे दे उन्हें। मेरे ख्याल में बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, एज के लिहाज से भी, एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, और बहुत सारी चीज़ों में महाज़ाराई की जो सियासत है, MKM के नज़रिया था बड़ा मजबूत, उसकी तंजीम थी, उसमें नज़्म ज़ब्त था, नज़रियाती कारकुनों की बड़ी खेप थी, इसलिए हमारे उरूज व ज़वाल में हमें 35 साल लगे। अच्छा, PTI के पास वो नेटवर्क कारकुनों का नहीं है, अवामी ताईद और सपोर्ट हो सकती है, इसलिए अगर कोई भी मकालमे का, डायलॉग का मामला बनाने का, बातचीत का मौका मिले, उसको अवेल करें। बिल्कुल ठीक। और फोकस इस बात पे करें कि पिछले इलेक्शन को लकीर पीटने की बजाय सांप तो गुजर गया, अगले इलेक्शन की बात करें कि हाँ, वो बिल्कुल जितना फ्यूचर जल्दी हो, देखने की कोशिश PTI करें, के लिए उस पे वही कुछ एक बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आपका तो सियासत के हवाले से रुख है, लेकिन अब हाँ, आज हमने दिखाया कि पर्सनल लाइफ के अंदर आप क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने करियर में आपने क्या देखा, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। और अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, तो नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी बसते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने UAE की तरक्की और तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ शोबों में जैसे तामीरात, IT, सेहत और कारोबार में नुमाया खदमात सर अंजाम दिए, मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। UAE की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और सोशल मीडिया पर UAE हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी इन पाबंदियों का सबब बने हैं। इस पाबंदी की वजूहात और इनके असरात और दोनों ममालिक के दरमियान क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किस तरह ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं UAE से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। बहुत शुक्रिया इमरान आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा, UAE की जानिब से ये वीज़ा पाबंदियाँ किन मखसूस वजूहात की बुनियाद पर लगाई गई हैं, और क्या इसमें सिर्फ नौजवान शामिल हैं, मर्द हजरात, या डिफरेंट कैटेगरीज भी मुतासर हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ऑफिशियली मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 12 ये कहा गया है कि किसी किस्म की वीज़ा पाबंदी जो है न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि किसी नेशनलिटीज़ पर नहीं लगाएगी। ताहम अगर हम पास्ट 1 ईयर में देखें तो यकीनी तौर पर बहुत सारे वीज़ा जो है वो रिजेक्शन उसमें ज़रूर आई है। तो इसका मतलब ये है कि वीज़ा पर पाबंदी के बजाय उस पर जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। अब अगर हम देखें कि रिसेंटली जो 45 साल से कम एज के लोग हैं उनके वीज़े नहीं निकल रहे, या अगर आपको विजिट वीज़ा निकालना है तो फैमिली के वीज़ा निकल रहे हैं, ताकि हम इंडिविजुअल के वीज़े नहीं निकल रहे। तो इससे बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से ये वीज़े नहीं निकल रहे थे। अगर मैं समझूं कि मेरे नज़दीक जो 3 बड़ी वजूहात है, वो एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ विजिट वीज़ा पर आते थे। विजिट वीज़ा दरअसल होता है घूमने फिरने का वीज़ा, ताहम हमारे पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर आते थे तो यहाँ पर जॉब ढूंढते थे। दूसरी अहम वजह अगर मैं कहूँ तो बेकारियों की बड़ी तादाद जो है वो UAE में नजर आती थी। आपको बताया कि UAE जो है वो बड़ा एडवांस मुल्क है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल बड़े हर चीज़ एडवांस होता है, लेकिन तब बड़े अफसोस की बात होती है जब हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं, जो यकीनी तौर पर हमारे लिए किसी तरह भी खुशाइन बात नहीं और यहाँ के लोगों के लिए भी फिक्र की बात है। इस पर बारहा सफीर पाकिस्तान ने FIA को लिखा, हुकूमत पाकिस्तान को लेटर भी लिखे कि इन लोगों की तरफ तवज्जो दे और इन लोगों को रोके। तो हम पाकिस्तान जो है वो इस जिम्मे में काफ़ी कुछ अच्छे इकदाम करने में, फिर भी हमें यहाँ पर जो है ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तीसरी और अहम वजह यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान का, खासतौर पर UAE में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो बगैर किसी रोक टोक के ऐसी पोस्ट भी करते हैं, ऐसी पोस्टें लाइक्स और शेयर करते हैं जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खुश आइंदा नहीं है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि आपने बताया कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाबंदियाँ लगी, हुकूमत के इकदाम करी, ये भी बता दें ये पाबंदियाँ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर आगे चलकर क्या असर डाल सकती हैं, और क्या इस मसले के जल्द हल के लिए UAE की जानिब से भी कोई मुस्बत इशारे मिले हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब इस सिलसिले जब रिसेंटली मेरी सफीर पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात उठाई और
मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत देखें ने सबसे बड़ा जो कौंसल खाना और जो सिफारती सतह पर जो वीज़े इशू करने का सेंटर है वो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो कराची में मौजूद है। वो लाजी बात है, वीज़ा देने के लिए वो रेडी है, लेकिन ज़रूरत इस अमर के जो हमारे लोग वहाँ से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके कवानीन को आपने फॉलो करना। और सबसे बड़ी अहम वजह ये भी है कि पिछले कुछ अर्से जब हमारे पाकिस्तान के हालात खराब हुए तो बहुत बड़ी तादाद में बताया जाता है कि 8 लाख से ज़ायद लोगों ने जो है बैरून मुल्क सफर का इरादा किया और लोग जो बेरोजगार नौजवान थे वो आए। तो इस सबसे जो नियरेस्ट और जो सस्ता मकाम था वीजे के हवाले से तो वो यूएई की ऑप्शन थी, क्योंकि यूएई का वीजा आज से 1 साल पहले ऐसा था कि आपने विजिट वीजा शाम को अप्लाई किया और रात को या सुबह आपको वीजा जो है वो आपका ई वीजा आपको मिल जाता था। इस चीज का हमारे शायद मैं अगर ये वर्ड कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया और विजिट वीजे को उन्होंने जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया। देखिए यूएई में हर चीज के ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई बंदा बैठा जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरा नहीं उतरता तो सिस्टमेटिकली आपको खुद ही आपकी फाइल जो है वो रिजेक्शन में चली जाती है। देखिए आप रिसेंटली हमने देखा कि शेंगेन वीजे के जो में पाकिस्तान की रिजेक्शन जो है सबसे टॉप नंबर पर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो शराइत पूरी नहीं करते। इससे पहले यकीनी तौर पर जब वीजे आसानी से लग रहे थे तो इसका मतलब ये था कि यूएई ने अपनी शराइत जो है वो शराइत तो मौजूद थी लेकिन उसमें नरमी की हुई थी। अब जो शराइत जो है उस पर अमल दरामद सख्ती से कर दिया, क्योंकि शायद एक वजह ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है आना शुरू हो गए। ये लोग ये चाहते हैं कि फिल्टर करके ऐसे लोगों को लेके आए जो यकीनी तौर पर या तो घूमने फिरने के लिए आ रहे हो या अगर वो जॉब के लिए आ तो जॉब सीकर्स का वीजा जो है वो लेकर यहाँ पर आए और जॉब। और दूसरी अहम बात ये कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अब बाकायदा उनके वीजे लग रहे हैं पाकिस्तान से भी कुछ कंपनीज के। और साथ साथ यहाँ पर एक रूल जो है वो नया अब ये भी इम्प्लीमेंट हो गया कि पहले ये होता था कि एक कंपनी में बहुत सारे लोग जो है वो या तो पाकिस्तानी नेशनल को वीजा देते थे या इंडियंस को या फिलीपींस को या नेपाल को। तो अब यूएई गवर्नमेंट ने ये किया कि आप क्योंकि इस तरह प्रॉब्लम ये होती थी कि एक ही कंट्री से बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैफिक आना शुरू हो जाती थी। तो अब यहाँ पर एक नया रूल ये आ गया कि अब एक कंपनी है तो मिसाल के तौर पर वहां पर 10 लोग हैं तो उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, तमाम नेशनलिटीज को प्रॉपर राइट्स दिए जाएंगे कि उन सब नेशनलिटीज को बिल्कुल ठीक। इमरान आपका पॉइंट हमारे पास आ गया, लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है दूसरे ममालिक के लिए भी अपने मुल्क के लिए भी, ताकि पाकिस्तान का इमेज दूसरे ममालिक में अच्छा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। और अगर हम दीगर वजूहात को देखें नजफ तो आप वहां पर जाके तनकीद कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट पे जो पहले ही ऑलरेडी इतना फैसिलिटेट कर रही है, और यूएई की अगर आप रैंकिंग देखें कि वो कितना अच्छा मुल्क है, और दूसरी जानिब आप तनकीद करने की बजाय आप पाकिस्तान का वहां पर जो है वो इमेज बेहतर करें, आप अपना हिस्सा उसमें डालें। और साथ जो भिखारियों का मामला ना ये बड़ा संगीन हो चुका है। एक तरफ हम देखते हैं कि सऊदी अरब से हमारे जो ताल्लुक आते हैं वो इस मामले की वजह से खराब हो रहे हैं, और इस बारे में वो कहते भी रहते हैं, बारहा उनकी जानिब से कहा जाता है कि आप अपने मुल्क में कंट्रोल करें, ये ना हो कि वो हमारे पास आए हम कार्रवाई करें फिर आप जागे। तो हुकूमत को भी इस सिलसिले में उन्होंने संभाव कर ही दी, उठाने की जरूरत है। वीजाज बंद हो चुके हैं। तो नाज़रीन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। बदलते मौसम के असरात न सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरे असरात डाल सकते हैं। एक तरफ तो सर्दियों की आमद के साथ जल्द खुश्क होने लगती है, तो दूसरी जानिब नज़ला, जुकाम और खांसी जैसे मसाइल हैं कि बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में कुदरती और देसी घरेलू टोटके हमारी सेहत को बेहतर रखने का बेहतरीन हल है। बिल्कुल, और हमारे घरों में मौजूद कई सादा चीज़ें जिन्हें हम अमूमन तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं, ना सिर्फ हमें मौसमी बीमारियों से बचाने में कारआमद होती हैं बल्कि इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की हेल्थ सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट नैयर आपा, जो हमें बदलते मौसम के असरात से बचाव के लिए निहायत आसान, मौसर और आजमूदा देसी टोटके बताएंगी। तो आइए नैयर आपा, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें बताएं कि किस तरह से हम कुदरती अज्जा से अपनी सेहत को महफूज रख सकते हैं सर्दियों में खास तौर पर। हाँ जी, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही आप देखें कि नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू जी, वायरल इन्फेक्शन हो गया, खांसी, इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस पर क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाएं, एंटीबायोटिक्स वगैरह का जो वो डायरेक्टली आपको एंटीबायोटिक्स पे लगाते हैं। जी, वो डायरेक्ट जो है वो ख़ासकर जब छोटे बच्चे होते हैं या बुज़ुर्ग हजरात, उनके लिए तो ये वाला जो मौसम है बहुत ज़्यादा जो है वो और दूसरे प्रॉब्लम्स और इशू जो है वो क्रिएट कर देता है अगर प्रॉपर इसकी जो है वो आप केयर ना करें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप अपना थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है, जो रूटीन हमारी एक चल रही थी गर्मियों के अंदर,
थोड़ा सा हमें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही हमें Change थोड़ा कर लेनी सा चाहिए। उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर ये वाले इश्यूज प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, चाहे बुजुर्ग हजरात हैं, बच्चे या कोई भी है, पूरा ओवरऑल जो है जो हेल्थ इश्यूज जो है वो हो जाते, उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो इम्यून है वो आपका जो है वो आपका गट सिस्टम है ये आपका हेल्दी होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सर्दियां स्टार्ट होते साथ मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी, इसको आप जो है वो कहवा कह लें, इसको आप जो है वो कोई भी आप इसको जो है वो आप नाम दे सकते हैं, ये बेहतरीन है। ठीक है, तो ये सबके लिए बेहतरीन है। आपने क्या करना है, हाँ जी बिल्कुल, शहद ले लें। अगर खाली शहद नहीं है आपके पास तो गुड़ या शक्कर, ठीक है, वो वाइट वाला नहीं लेना क्योंकि वाइट जो गुड़ होता है जी उसमें सोडा डाल के उसको ब्लीच करके तो उसको जो है वो वाइट किया गया होता है, खत्म हो जाती है, उसके तो फिर नुकसान नहीं होगा। तो वो आप जो है वो गाँव वगैरह से जो है वो हमारे जो सिंध के एरिया है वहाँ से, हाँ जी, तो वो कोशिश करें कि वहाँ से आप जो है वो इसको मंगवाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है, लौंग का पाउडर, अगर आपके पास 100 ग्राम जो है वो हनी है, ठीक है, हनी नहीं है तो अगर हमने जो है वो 100 ग्राम शक्कर या गुड़ का पाउडर, ठीक है, वो आपने 100 ग्राम ले लिया, 1 चाय की चम्मच उसमें लौंग का पाउडर, 2 टेबलस्पून या उसके अंदर आप अदरक का ड्राई जिंजर पाउडर डाल लें, या जो है वो अदरक को क्रश करके उसका जूस निकाल के आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर लें। और उसके बाद आपने उसके अंदर डालनी है दारचीनी का पाउडर, और दारचीनी आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से स्प्रिंग वाली हो, आम जो वो छाल वाली होती है उसके कोई नहीं, वो नहीं हो, उसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, ये आपको आम अच्छे आपको जो है वो मार्ट से मिल जाती है। ठीक है, इसका भी 1 चाय का चम्मच इसके पाउडर का और 1 चाय की चम्मच हल्दी सिंपल। अच्छा, हल्दी का भी बता दीजिए जो अमूमन हमें मिलती है बाजारों में, सालन के लिए, हांडी के लिए, वो वाली या दूसरी वाली? नहीं, कोशिश करें पंसारी की दुकान पे जाके उनसे जो है वो आप पिसवा के लेके, ठीक है, क्योंकि जो बाजारों से मिलती है उनमें कॉर्न स्टार्च और कलर और इस तरह की चीजें जो है वो ऐड की हुई होती हैं, मिलावट होती है। अगर हनी है तो हनी के अंदर डायरेक्ट आप ये वाले पाउडर, ये वाली चीजें आप डाल दें, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो सुबह में आपने 1 कप जो है वो गर्म पानी का किया है, 1 चाय की चम्मच आप इसकी डालें और आप जो है वो नीम गरम सा जो है वो सीप लेके पी लें। ये आपके नज़ला ज़ुकाम फ्लू को जो है वो ख़त्म करने के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को जो है ये बूस्ट करेगा, और आपका ये बेस्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक बायोटिक आपका जो है ये। और रात में आपने कहा आप इसको दिन में 3 दफा लें, 4 दफा लें, मतलब इसको ले सकते हैं मैक्सिमम। आपका गला ड्राई हो रहा है, कफ फील कर रहे हो तो आप फील करें। और अगर आपके पास गुड़ या शक्कर है तो आपने क्या करना है, अदरक का पानी जो हमने निकाला है उसको फ्राई पैन में डालना है, गुड़ या शक्कर जो भी लिया वो डाल के जब ये मेल्ट हो जाए सारी, आप इसके अंदर लौंग का पाउडर, इसके अंदर हल्दी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और अदरक के पानी के अंदर इसको आप थोड़ा सा पका लें। एक तार सी जब बने तो आप एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा घी लगा के उसको निकाल लें। ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो इसको छुरी के साथ इसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियां कर लें। ये आपके लॉजेंजेस बन जाएंगे, ठीक है। इसको आप टॉस कर ले जब ये ड्राई हो जाए कॉर्न स्टार्च में या आइसिंग शुगर में। तो आपने गर्म पानी का किया है तो आप ये वाली एक जो है वो टैबलेट उठाए, ठीक है, इसको आप पानी के अंदर डाल दें और इसको नीम गर्म पानी आप ले लें। आप कहीं ऑफिस वगैरह है, बाहर है, जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि आप गर्म पानी नहीं ले सकते, आपको खांसी आ रही है, ठीक है, कुछ भी आप उसको मुंह में रख के च्यू कैरी भी की जा सकती है, बहुत इजीली, जी बहुत इजीली। तो जैसे बच्चे वगैरह खांसी करते हैं, वो अगर कहवा नहीं ले रहे थे, थोड़ी सी आप इसको जो है वो तोड़ के तो बच्चों के इससे बलगम भी बेहतर होगा। जिस तरह आपका चेस्ट इन्फेक्शन आपको हो जाता है और आपको पेन रहता है चेस्ट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्मोक, या आपको नजला है, जुकाम, ये आपके लंग्स को हम डिटॉक्स की बात करते हैं, हम पूरी बॉडी के डिटॉक्स की, हम अपने स्टमक के जो है वो डिटॉक्स की बात करते हैं। जो ये वाला जो है ये कहवा है, ये आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को साफ करेगा। और शक्कर कुछ भी नहीं अगर आप ले रहे ना, तो अगर सही वाला ऑर्गेनिक गुड़ या शक्कर है, ये भी आप थोड़ा सा जो है वो मुंह में तोड़ के डाल लेंगे, आपको किसी भी तरह की खांसी हो, बलगम है, रेशा, सिर्फ एक गुड़ के साथ भी जो है वो आप इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। में भी मदद देता है बेहतरीन। बच्चों को ये कैसे पिलाना है? अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, नज़ला, जुकाम, वो तो कहेगा इसमें पता नहीं क्या है, स्मेल आ रहा है, टेस्ट गंदा सा है, उसको कैसे मेरे पिलाएं? नवासे को यही
इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा स्वेयर उसको जो है वो, क्योंकि बच्चे जब दौड़ने भागने लग बच्चे जाए हाथ में नहीं तो आते। जूते उनको जो है वो पानी में हाथ डाल लिए तो वो जब सो जाता है गहरी नींद, तो फिर हम उसको फीडर के अंदर जो है वो हल्दी उसको लाजमी हम लोग जो है वो रात में दे रहे, जब वो गहरी नींद सोया हुआ होता है दूध के अंदर हमने हल्दी बना के तो उसको जो है वो हम फीडर पिला देते हैं। और ये सोते हुए तो वो बच्चों का ये इशू होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को शुरू में ही, मेरे बच्चों को घर में जो प्रॉब्लम्स होते थे तो एक अरसे के बाद जाके बच्चों को पता चला कि ये वो ब्लैक वाली फ्रीजी ड्रिंक नहीं है, ये तो हमारी माँ हमें कहवा बना के देती है। तो वो बच्चों, क्योंकि उसका कलर उस तरह का हो जाता था, आपने स्कैम कर दिया। हाँ जी, आप बच्चों को 6 माह से ऊपर का बच्चा है, आप सौंफ और इसके अंदर इलायची और पुदीना, ये 3 चीज़ों का कहवा आप अपने बच्चों को, गर्मियां हैं, आप सर्दियां हैं, आप ये सर्दियों के अंदर उसमें 2 लौंग ऐड कर लें, ठीक है, क्योंकि तासीर इसकी ठंडी होती है। लौंग ऐड कर लें, थोड़ा सा दालचीनी, सौंफ, पुदीना और इलायची। इसका कहवा आप अपने बच्चों को लाजमी 6 माह के बाद, जब आप उसको बच्चों को स्ट्रॉन्ग डाइट के ऊपर आ जाते हैं, सॉलिड खाने लग जाते हैं, आप ये लाजमी दिन में 3 एक ही सुबह में गिलास बना के रख लें और वो गिलास आपने जो है वो सारे दिन के अंदर बच्चे को पिला दें। 1 गिलास अगर पानी है, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2-3 इलायचियाँ थोड़ी सी कूट के और 1-2 टहनियाँ जो है वो पुदीने की, ये डाल के ये कहवा बना के आप रख लें तो वो सारे दिन के अंदर 1 गिलास पानी का बच्चों को। अच्छा, ये 2 चीजें तो हम वैसे भी चाय में यूज करते ही हैं, इलायची हो गई, सौंफ हो गई, इसकी चाय तो हम पीते ही हैं, तो एक और चीज भी ऐड कर लें, उसका कहवा बना लें। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लौंग डाल लेंगे तो ये सर्दियों के लिए। आप मुझे ये बताइए, कभी कभी वो एक दिन का बनाया हुआ अगले दिन भी आपके पास बच जाता है, क्या हम दोबारा नया बनाएं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? आप डेली बेसिस नहीं करना चाहिए। नहीं, डेली बेसिस पे आप फ्रेश बनाएं, इसमें ना मेहनत लगती है ना कोई इतनी चीज है, किचन के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप बच्चों को इस चीज की आदत डाल देंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, उनको कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मौसम चेंजिंग के साथ जो इश्यूज हो रहे होते हैं वो नहीं, पेट का हाजमा की बड़ी जरूरत है कि अगर आप ये सुबह उठ के थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो वो जो डॉक्टर्स के चक्कर है ना वो आपके बच जाएंगे, वो चक्कर बच जाएंगे। और वो जो मेहनत है ना वो एक दिन में एक ही दफा करनी है और अगले दिन दोबारा करनी है, वही आपने बचा हुआ नहीं पिलाना। चाय देखे हमारा दिल कर रहा होता है, हम बार-बार चाय बना के पी रहे होते हैं, तो ये आप अगर कहवा बच्चों के लिए, बच्चे क्या सभी जो है वो ये वाला कहवा लें। खाना अगर आपने कुछ स्पाइसी खाना खा लिया है, आपका जो है वो बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, आपको डकार आ रहे हैं, आप वो फ्रिजी ड्रिंक्स की बजाय ये वाला कहवा लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर रहेगा, बल्कि इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो फिर ये चीज हो जाएगी। आपको कोई भी जो है वो उस तरह के जो भी आपके गट इश्यूज है वो नहीं होंगे। मेन चीज वही है कि अपनी लाइफस्टाइल में, और आपने इतनी बेहतरीन बात की कि गट को सेहतमंद रखना जरूरी है। आपका गट ठीक होगा, आपकी स्किन ठीक रहेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा और आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। आप पेट से, आप मैदे से डिस्टर्ब होते हैं ना, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप कफ सिरप देखें, लें कफ सिरप लेने के आधे घंटे के बाद इतनी नींद आ रही होती है, इतनी नींद आ रही होती है। मतलब आप खास तौर पे ऐसी अद्वियात और ऐसे सिरप ना काम से पहले नहीं ले सकते। आप कहते हैं ये तो मैं दफ्तर जाके तो सो जाऊंगा ये जी, तो वो जाहिर सी बात है, फिर सारा दिन जो है वो आप जो है वो डिजीनेस जो है वो रहती है और उस तरह से आप फ्रेश नहीं रहते और काम नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करके इन चीज़ों की तरफ आए तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरे नंबर पे मैसेज है, बच्चों को इस चीज की जब आदत पड़ जाएगी शुरू से डाल दीजिए, उनको टेस्ट डेवलप कीजिए, उनको पता हो कि ये एक मम्मा कोई ब्लैक ड्रिंक देती है मजे की है और उसका टेस्ट भी, बच्चे को नहीं पता कि वो आगे जाके आपको कितना फायदा देगा। बहुत शुक्रिया आपा, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है और सबसे अच्छा आपकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ये बड़े मजेदार है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि इनका फीडबैक हमारी रहनुमाई करता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।